जो है राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की पहली कक्षा है ना। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सस्य विज्ञान, जिसमें आपकी चलने वाली प्रतिज्ञा सीरीज। ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि सस्य विज्ञान के सारे सेशन हम देखेंगे। प्रतिज्ञा सीरीज में आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सस्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिज्ञा सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। डेली आपका 3 बजे, दोपहर 3 बजे स्टार्ट होती है, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। आपका दोपहर 3 बजे। आप राजस्थान से हैं, अदर स्टेट से हैं, सभी लोग इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी 1100 वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। प्रतिज्ञा सीरीज सस्य विज्ञान की जो है पहली क्लास है आज। लाइव जो है 3 PM रहती है, 3 PM रहती है। साथ में साथ यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने विजन एग्री एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। विजन एग्री एकेडमी ऐप पर आपको मिलने वाली है जो है डेली पेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके एग्जाम की टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आपको मिलने वाला है विजन एग्री एकेडमी पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। विजन एग्री एकेडमी का नया एप्लीकेशन जो है आ चुका है, ठीक है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। भैया आज का पहला प्रश्न है, प्रतिज्ञा सीरीज का पहला प्रश्न है, IR8 धान की किस्म भारत में कहां से प्रचलन में आई? IR8 धान की किस्म जो है भारत में कहां से आई थी? ऑप्शन ए है ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया या USA। वेयर डिड द IR8 टाइप ऑफ मनी कम इनटू यूज इन इंडिया फ्रॉम? जो आपकी IR धान की किस्म है, टाइप ऑफ वेराइटी, सॉरी वेराइटी किस्म है ना, ताइवान, फिलीपींस या इंडोनेशिया, USA। तो बच्चों जो IR8 है ये कहां से लाई गई थी, जल्दी से बताओ। IRRI, देखो बच्चों जो IR8 है इसे IRRI फिलीपींस द्वारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, लॉस बेनोस या मनीला, फिलीपींस ने जो है डेवलप किया था, ठीक है। इसको डेवलप करने वाले थे हेनरी M बीचेल। किसके द्वारा डेवलप की गई थी बच्चों? IR8। तो IR8 लिख लीजिए, IR8 हेनरी M बीचल। हेनरी M बीचल ने IR8 को 1964 में कब डेवलप किया था? IR8 कब डेवलप की गई थी? IRRI में किसने आपका डेवलप की थी? हेनरी M बीचल। हेनरी M बीचल ने 1964 में डेवलप विकसित की थी इसे। कब विकसित किया था IR8 को? 1964 में। जो कि आपसे पूछेगा कि भैया IR8 किसके बीच क्रॉस है? IR8 जो है आपकी डीजीवूजीन, ठीक है, डीजीवूजीन व पेटा के बीच क्रॉस है। किसके बीच क्रॉस है बच्चों? डीजीवूजीन व पेटा के बीच जो है संकर है। कौन बच्चों? आपका IR8, है ना। ये बिल्कुल याद रखना है आपको। और जो है पहली अधिक उपज देने वाली या फिर कहें उच्च उपज देने वाली या हाई यील्डिंग वैरायटी थी बच्चों IR8। इसे आपका विश्व में चमत्कारी चावल भी कहा जाता है। IR8 को क्या कहा जाता है बच्चों? चमत्कारी चावल के रूप में भी इसे जाना जाता है। किससे बच्चों? IR8 को, ठीक। और यह भारत में लाई गई थी, ये भी याद रखना, किस वर्ष लाई गई थी? 1966 में। 1966 में फिलीपींस से लाई गई थी, है ना। और जो टाइचिंग नेटिव वन है, TN1 है,
वो आई थी बच्चों ताइवान से। ताइवान से कौन सी आई थी? टाइचिंग नेटिव 1। इसको विकसित किया था ताइवान ने। कब? टाइचिंग TN1 जिसे लिखते हैं, कब विकसित हुई थी? 1949 में विकसित हुई। 1949 में विकसित हुई। और बच्चों 1964 में GV चलम, किसके द्वारा? 1964 में GV चलम के द्वारा भारत लाई गई थी। GV चलम के द्वारा भारत लाई गई थी। कौन बच्चों? IR8, है ना, सॉरी ताइवान, TN1 टाइचुंग नेटिव 1, है ना। और पहली सेमी ड्वार्फ जो है विश्व की किस्म थी ये, ठीक है। और पहली जो किस्म बच्चों लाई गई थी वो थी टाइचुंग नेटिव 1 या TN1। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि धान की कौन सी किस्म जो है आयातित की गई थी, तो टाइचिंग नेटिव 1 जो है पहली किस्म जो है लाई गई थी। और दूसरी थी बच्चों आपकी IR8, जिसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहां पर देखो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न किस्मों में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्ती है, म्यूटेंट वैरायटी है? IR8, जया, पूसा 221, जगन्नाथ। Which of the following varieties of rice is dwarf mutated? बोनी उत्परिवर्तित किस्म या बोनी म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? जल्दी से बताओ बच्चों, आंसर A, B, C या फिर D, क्या होगा सही उत्तर? क्या होगा सही उत्तर? म्यूटेंट वैरायटी। तो बच्चों यहां पर ड्वार्फ उत्परिवर्ती जो किस्म है ना बच्चों, वो कौन सी है? जगन्नाथ, है ना। ड्वार्फ उत्परिवर्ती किस्म कौन सी है? जगन्नाथ। तो ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। अन्य म्यूटेंट या फिर कहें उत्परिवर्ती किस्मों की बात करें तो प्रभावती और सतारी। प्रभावती, प्रभावती व सतारी, ये कैसी है बच्चों? उत्परिवर्ती किस्म है या म्यूटेंट वैरायटी है किसकी? धान की, ठीक। IR8 आपको बताया ही है कि बच्चों IRRI फिलीपींस में डेवलप की गई थी, किसके द्वारा? जल्दी से बताओ, अभी हाल बताए थे ना, हेनरी एम बीचल द्वारा। किसके द्वारा डेवलप की गई थी? हेनरी एम बीचल द्वारा विकसित की गई थी। IRRI फिलीपींस में 1964 में भारत लाई गई थी, ठीक, सॉरी 1966 में भारत लाई गई थी IR8। जया की बात करें तो बच्चों ये डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित किस्म है। कौन सी बच्चों? जया। इसे भारत में चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है। जया को किस्म कहां पर? भारत में चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है। इसे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक उड़ीसा, CRI कटक उड़ीसा में विकसित किया गया था। किसे? जया को डॉक्टर शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? डॉक्टर शास्त्री द्वारा। अब बच्चों ये किसके द्वारा कब डेवलप की गई थी? 1968 में। जया के बारे में बात कर रहे हैं, 1968 में विकसित की गई थी। जया किसके बीच क्रॉस है? टाइचिंग नेटिव 1 और आपका T141 के बीच क्रॉस है। डॉक्टर शास्त्री द्वारा 1968 में CRRI कटक सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में जो है विकसित की गई थी। इसे हम मिरेकल धान, मिरेकल राइस इन इंडिया या फिर कहें भारत में चमत्कारी चावल के रूप में जानते हैं। किसे बच्चों? आपका जो है जया को, ठीक है। जगन्नाथ उत्परिवर्ती है, उत्परिवर्ती में प्रभावती सत्तारी आ जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। निम्न किस्मों में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्ती है? ये तो हमारा हो गया, सॉरी ये जूम हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धान की बुआई की छिड़कवा व ड्रिलिंग विधि में क्रमशः बीज मात्रा चाहिए होती है। द क्वांटिटी ऑफ सीड रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग ड्रिलिंग मेथड ऑफ सोइंग। यदि धान की आप एक कहें छिड़कवा या ड्रिलिंग मेथड से बुआई कर रहे हैं तो बीज दर कितनी चाहिए होती है? जल्दी से बताओ बच्चों,
ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा, फिर भी लेकिन हम तो बताएंगे ही आंसर कि भाई आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहां पर सही उत्तर की बात करें तो 60 केजी, सॉरी 100 केजी चाहिए आपका छिड़कवा विधि से और 60 केजी चाहिए ड्रिलिंग से। ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है यहां पर। ठीक, अब देखो बच्चों बीज दर, विभिन्न विधियों से धान की बीज दर की, अलग अलग विधियों में धान की बीज दर क्या होती है। ठीक है, यदि हम छिड़कवा विधि की बात करें तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज दर चाहिए होती है। किस मेथड से बच्चों? छिड़कवा विधि से। ठीक, रोपण व नर्सरी मेथड से बात करें या ट्रांसप्लांटिंग या आपका नर्सरी मेथड या नर्सरी विधि से बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है। ड्रिल विधि से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? संकर धान की 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है। IR8 व जया की 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है। डेपोग विधि से 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है। ठीक, धान गहनता की प्रणाली या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम बीज दर चाहिए होती है। और बासमती धान की 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज दर चाहिए होती है। देखो ये तो आप लोग टेबल बना लेना, जैसे हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना, बीज दर की एक टेबल बना लेना, बहुत ही शानदार रहेगी वो, है ना, रिवीजन के लिए या आपकी शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला प्रश्न, यूजी 99 गेहूं में स्टेम रस्ट या जो तना रस्ट होता है या तना आपका जो है रस्ट होता है, तना जंग होती है या तना रोली होती है, रोली रोग भी बोलते हैं रस्ट को। ठीक है, करने वाली कवक है सर्वप्रथम किस देश में खोजी गई थी? जो स्टेम रस्ट होता है गेहूं में, उस कवक को कहां खोजा गया था? युगांडा में, पाकिस्तान, अमेरिका या यूक्रेन? यूजी 99 द फंगस दैट इंश्योर दैट कॉजेज स्टेम रस्ट इन व्हीट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? कहां पर जो है खोजी गई थी, जो कि आपका एक कहें व्हीट में रस्ट जो है बीमारी लाती है? बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी? सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा बच्चों सही उत्तर? तो बच्चों यहां सही उत्तर हो जाता है युगांडा। क्या होता है बच्चों? युगांडा। ठीक है, अब जो रस्ट होता है, स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट, काला जो है रतुआ रोग भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक रस्ट। ठीक, ये किससे होता है बच्चों? पक्सीनिया, साइंटिफिक नेम लिख लो स्टेम रस्ट का, पक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रिटिसी। पक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रिटिसी के कारण होता है ये। किससे होता है? पक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रिटिसी के कारण होता है। इसे किलर डिजीज भी कहा जाता है, गेहूं की किलर डिजीज। किसे बच्चों? स्टेम रस्ट को गेहूं की जानलेवा बीमारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जानलेवा बीमारी भी कहा जाता है। किसे बच्चों? स्टेम रस्ट को या पक्सीनिया आपका ग्रेमनेस टिटिसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में, बीकानेर में, हैदराबाद या मुंबई में? द हेडक्वार्टर ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, बीकानेर, हैदराबाद या मुंबई? बताइए बच्चों क्या होगा सही उत्तर? रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है?
रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से बताइए, क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। प्यारे बच्चों हो ना, प्यारे बच्चे, बच्चों नहीं प्यारे बच्चे हो, है ना, प्यारे बच्चे हो ना, जल्दी से आंसर करो। क्या होगा बच्चों सही उत्तर, है ना, बताओ जल्दी से। राजस्थान में वैकेंसी में लेना है कि नहीं लेना सिलेक्शन, ऐसे लोगे, ये नहीं पता आप लोगों को? तो बच्चों इसका है दिल्ली, नई दिल्ली। रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक, आगे जो है आपके संस्थानों की बात करें तो बच्चों सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो कि आपका हैदराबाद में है, 1985 में स्थापित किया गया था। सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी बेस्ड इन जोधपुर या फिर कहें जोधपुर में है, जो कि 1952 में स्थापित हुआ। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो कि न्यू दिल्ली में 2006 में स्थापित हुई। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इक्रीसेट पटनचेरू हैदराबाद में है, 1972 में स्थापित हुआ। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन द ड्राई एरिया इकार्डा बेरूट लेबनान में है, 1975 में ये स्थापित हुआ था। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में धान गेहूं फसल चक्र के कारण किस सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? भैया धान गेहूं फसल चक्र अपना रहे हो तो किस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी? Which micronutrient is most commonly found deficient in due to rice wheat cropping system in northern India? आयरन, जिंक, कॉपर या बोरॉन? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो बच्चों यहां सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है जिंक। जहां पर धान गेहूं फसल चक्र अपनाया जा रहा होगा वहां जिंक की कमी होती है। और जिंक की कमी से एक रोग होता है बच्चों, किसमें? धान में। कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। किस अवस्था में होता है? नर्सरी अवस्था में होता है। किसने खोज की थी? तो पंतनगर विश्वविद्यालय में बाई एल लेने ने की थी। किसकी बच्चों? खैरा रोग की, है ना। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट में लिखो जल्दी से, फिर हम बताएंगे, ठीक है। और कॉपर की कमी से कौन सा धान में रोग होता है? जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यदि आप धान गेहूं फसल चक्र अपना रहे हो तो इसका एक जो है डीमेरिट्स या फिर कहें हानि है कि भैया गेहूं की जो बुआई है, यदि धान गेहूं फसल चक्र है तो उसमें गेहूं की बुआई क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? धान गेहूं की, सॉरी आपका जो गेहूं की बुआई है वो लेट हो जाती है। डीमेरिट्स है धान गेहूं फसल चक्र में। अब बच्चों आपको बता दें कि विभिन्न न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले जो है रोग, धान में रिक्लेमेशन रोग होता है, धान में कॉपर की कमी के कारण होता है, ठीक है। सफेद आंख धान में आयरन की कमी के कारण होता है। खैरा रोग धान में जिंक की कमी के कारण होता है। अक्योची रोग धान में H2S विषाक्तता के कारण होता है। और चावल का भूरा होना है, ब्राउनिंग डिजीज जो है आयरन की विषाक्तता के कारण होता है। अब ये बताओ यदि खैरा रोग हो जाए तो कितना जिंक सल्फेट दोगे? तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किस रोग में? खैरा रोग होने पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्ट्रेस की दशा में पौधों के अंदर कौन सा अमीनो एसिड जमा होता है? Which amino acid gets accumulated in plants under stress? Methionine, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन या फिनाइल एलेनिन? बताइए बच्चों, स्ट्रेस हो जाए, है ना, स्ट्रेस की दशा में या सूखा या फिर कहें कोई भी आपका स्ट्रेस हो जाए पौधों में
तो भैया कौन सा अमीनो एसिड जमा होगा, जल्दी से बताओ कौन सा अमीनो एसिड जमा होता है। तो बच्चों यहां पर जमा होता है प्रोलिन। कौन सा होता है बच्चों, प्रोलिन, ऑप्शन सी, है ना, सही उत्तर हो जाता है। बढ़िया से आंसर करते रहो इसी तरह से, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मोठ की जड़िया व ज्वाला किसमें कहां विकसित की गई थी, जोबनेर में, जोधपुर में, जालौर में या जबलपुर में। वेयर वेयर द जरिया एंड ज्वाला वेराइटी ऑफ मोथ डेवलप्ड, कहां पर जो है मोथ की जड़िया व ज्वाला किसमें विकसित की गई थी। जल्दी से आंसर करो, ए बी सी या डी, बताओ जल्दी से क्या होगा सही उत्तर। मोठ बीन, मोठ की बात चल रही है, ठीक है, जो कि एक खरीफ मौसम की फसल है ना, मोठ बीन। बताइए कहां से डेवलप की गई थी जड़िया और ज्वाला। तो बच्चों ये डेवलप की गई थी कहां से, आपकी जोबनेर से। कहां से डेवलप की गई थी, जोबनेर से। मोठ की जड़िया व ज्वाला किसमें कहां विकसित की गई थी, जोबनेर से की गई थी। मोठ के बारे में बात करें तो बच्चों इसका साइंटिफिक नेम होता है बिगना अक्वांटिफोलिया। ए डे न्यूट्रल प्लांट होता है, खरीफ मौसम की जो है दलहनी फसल है, ठीक, लेग्यूमिनेसी कुल का है। इसमें एपीजियल अंकुरण पाया जाता है और यह जो है भारत में उत्पत्तित है, ठीक है। इसकी अन्य किस्मों की बात करें तो काजरी मॉथ 2, काजरी मॉथ 3, काजरी मॉथ 2,3, आरएमओ 435 जिसे मरु बहार कहते हैं, 435 मरु बहार, ठीक है। जड़िया ज्वाला आपको हमने बता ही दी, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, भारत में प्रथम शुष्क खेती अनुसंधान स्टेशन, फर्स्ट ड्राई फार्मिंग स्टेशन मंजरी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी एस्टैब्लिश्ड, कब स्थापित किया था, 1923 में, 1933 में, 1934 में या 1935 में। बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी। बढ़िया से आंसर कीजिए, आप लोग आंसर नहीं करते हो, है ना, आलसी हो। और अच्छा लगे सेशन तो बच्चों लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन ए 1923। भारत में प्रथम शुष्क खेती अनुसंधान स्टेशन 1923 में स्थापित किया गया था मंजरी में। अगला क्वेश्चन बच्चों, रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था क्या है, 1 महीने की फसल, फूल आने पर, छोटी फली आने पर या फली पकने पर। The optimum stage for harvesting of jute for fiber is 1 month old crop, when the flower is full bloom, when small pods appear, when the pods ripe। बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा यहां पर, है ना, बताओ बच्चों क्या होगा सही उत्तर यहां पर, ए बी सी या फिर डी। हार्वेस्टिंग के लिए कौन सी अवस्था चाहिए, तो बच्चों जब हल्के से फ्लावर आ जाएं, है ना, फूल आने पर हमें जो है कटाई के लिए अनुकूल मानी जाती है। जूट की कटाई कब करनी है, फूल आने पर करनी है, ठीक है। व्हेन द फ्लावर इन फुल ब्लूम, तो हम कटाई करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, या 90 डे आफ्टर सोइंग, 90 दिन बाद बुआई की जो है की जाती है, ठीक। फ्लावरिंग स्टेज, चलिए सॉरी बच्चों यहां पर फ्लावरिंग पर तो की जाती है, लेकिन जो बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है वो आपको ऑप्शन सी ही सही है। व्हेन स्मॉल फ्रूट्स अपीयर, छोटी फली आने पर। रेशे के लिए यदि जूट की कटाई करनी है तो स्मॉल छोटी फली आने पर हम करेंगे, ठीक, या 90 डे आफ्टर सोइंग करेंगे। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन,
एस्ट्रीफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। विच प्रोसेस कॉजेस रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एस्टेरिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन। किस कारण से आपका दुर्गंध आती है सूरजमुखी के तेल में? बताइए, ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? सनफ्लावर में रेंसिडिटी किस कारण से होती है? बताइए जल्दी से। रेंसिडिटी किस कारण से होती है? जल्दी से बताओ। तो बच्चों, जो रेंसिडिटी होती है वो होती है आपकी किस कारण से? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के कारण। किस कारण से होता है? ऑक्सीडेशन से। किस कारण से होता है रेंसिडिटी? ऑक्सीडेशन के कारण होती है। इसमें आपका हाई क्वालिटी प्यूफा ऑयल पाया जाता है। हाई क्वालिटी प्यूफा ऑयल पाया जाता है किसमें बच्चों? आपका सनफ्लावर में, सूरजमुखी में, हेलियंथस एनस में। ठीक, जो कि आपकी अनसैचुरेटेड फैट होती है या फिर कहें असंतृप्त वसा होती है। ठीक, आपके एक और पॉइंट लिख लो इसमें कि जो सनफ्लावर है, ठीक है, इसमें आपका लिनोलिक एसिड पाया जाता है। एक और लिख लो पॉइंट, लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। सनफ्लावर में प्रोटोएंड्री पाई जाती है, प्रोटोएंड्री पाई जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, ये प्रोटोएंड्री पाई जाती है सनफ्लावर में। ठीक, यह एक तरह का C3 और डे न्यूट्रल प्लांट है। C3 दिन निष्प्रभावी पौधा है, प्रोटोएंड्री इसमें पाई जाती है, और बोरॉन और का जो है इंडिकेटर प्लांट भी है ना। बोरॉन का क्या है बच्चों? इंडिकेटर प्लांट भी है सनफ्लावर। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में सामान्यतया एक वर्षीय खरपतवार पाया जाता है। एनागेलिस अर्वेंसिस, एकाइनोक्लोआ क्रुसगेली, एमरेंथस स्पाइनोसस या फ्लेरिस माइनर। The annual weed commonly found in paddy field is Anagalis arvensis, Echinocloa crusgeli, अमरेंथस स्पिनोसस और आपका फ्लेरिस माइनर। कौन सा जो है खरपतवार पाया जाता है धान के खेत में? बताइए जल्दी से। एक वर्षीय खरपतवार कौन सा पाया जाता है धान के खेत में? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा यहां पर? सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आप लोग आंसर नहीं करते हो, गंदे बच्चे हो, है ना। अच्छे बच्चे हो, है ना, क्योंकि कुछ लोग तो क्लास भी नहीं लेते। क्लास ले रहे हो मतलब अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो बताइए कौन सा है राइट आंसर यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों यहाँ सही उत्तर की बात करें तो वो है आपका इकोनोक्लोआ क्रुसगेली, ऑप्शन बी। इकोनोक्लोआ क्रुसगेली आपका एक वर्षीय जो है आपका वार्षिक खरपतवार है या एनुअल वीड है। अगला क्वेश्चन, पौधे के तने से रेशा शिथिल या फाइबर लूजनिंग करने की प्रक्रिया, फाइबर को ढीला या रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग, सड़ान, रेटिंग, बैटिंग या नेटिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फाइबर फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड। तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। लूज फाइबर को लूज करने के लिए हम जो है इसके तने की गट्ठे को बनाकर पानी में डाल देते हैं। ठीक है, पानी में माइक्रोवायल या जैविक, सूक्ष्म जैविक क्रिया होती है जिसमें आपका जो रेशा होता है वो ढीला हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों रेटिंग, सड़ाना। और ये जो प्रक्रिया है, सड़ाने की प्रक्रिया है, ये 34 डिग्री सी तापमान पर की जाती है और एक सूक्ष्म जीवीय क्रिया है ये, है ना, सूक्ष्म जैविक क्रिया है या आपकी जो है माइक्रोबायोलॉजिकल जो है प्रक्रिया है ये। ठीक है, कौन सी बच्चों? रेटिंग की। ठीक, अगला प्रश्न देखो बच्चों,
संतृप्त मृदा सैचुरेटेड सॉइल में पानी के बहाव का वर्णन किस नियम से किया जाता है? पोएस-विले लॉ, डॉर्सी लॉ, फिक्स लॉ या ए और बी दोनों? विच लॉ डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉइल? संतृप्त मृदा में कौन सा आपका जो है या फिर कहे पानी के बहाव का वर्णन कौन सा नियम करता है? बताओ जल्दी से, ए बी सी या डी, क्या होगा बच्चों सही उत्तर यहां पर? बताओ जल्दी से। तो बच्चों यहां पर सही आंसर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, बूथ ए एंड बी, पोएस-विले लॉ या आपका जो है डॉर्सी लॉ। यहां पर ऑप्शन जो डी है सही उत्तर हो जाता है, ए और बी दोनों, है ना, बूथ ए एंड बी। आपेक्षिक खरपतवार रिलेटिव बीड होते हैं खेत में एक ही फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्मों के। खेत में अलग अलग फसलों के पौधे, फसल क्षेत्रफल में मौसमी खरपतवार है उपरोक्त सभी। रिलेटिव बीड्स आर प्लांट ऑफ द सेम क्रॉप बट ऑफ डिफरेंट वेराइटी इन अ फील्ड, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन अ फील्ड, सीजनल बीड इन द क्रॉप एरिया या फिर कहें ऑल ऑफ दीज। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपेक्षिक खरपतवार क्या होते हैं? तो बच्चों सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, खेत में अलग अलग फसलों के खरपतवार। क्या बच्चों? खेत में अलग अलग फसलों के खरपतवार क्या कहलाते हैं आपके? रिलेटिव या आपेक्षित बीड कहलाते हैं, आपेक्षिक खरपतवार कहलाते हैं। और एक और होते हैं संबंधित रिलेटिव बीड। रिलेटिव बीड कौन से होते हैं? जिन्हें रोग्यू बीड भी कहते हैं, रोग्यू बीड भी कहते हैं, रिलेटिव बीड। ऐसे वह पौधे या एक ही किस्म के, एक ही जो है फसल के अलग अलग किस्मों के पौधे, एक ही फसल के अलग अलग किस्मों के पौधे जो होते हैं या उनको ऑफ टाइप, उनको निकालना रोग्यूइंग कहलाता है। उस तरह के जो खरपतवार होते हैं उन्हें रोग्यू बीड कहा जाता है या रिलेटिव खरपतवार कहा जाता है, ठीक है, संबंधित खरपतवार कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तराई क्षेत्र की मृदा में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, गंधक की या जस्ते की? व्हाट इज लैकिंग इन द सॉइल ऑफ द तराई रीजन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट या फिर कहें बच्चों आपका जिंक। तो यहां पर आपकी किसकी? जिंक की कमी पाई जाती है। तराई क्षेत्र के क्षेत्रों में किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न, टिल्ट का संबंध है भैया, टिल्ट क्या है? मृदा पुंज का आकार, साइज ऑफ द सॉइल मास, मृदा कणों का नाप, साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल, मृदा पुंज की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल मास या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों मृदा में जुताई करने के बाद जो भी हमें भौतिक अवस्था मिलती है उसे हम टिल्थ कहते हैं, है ना। तो टिल्थ का संबंध जो है वो सभी से है, मृदा पुंज के आकार से, मृदा कणों के नाप से, मृदा पुंज की व्यवस्था से। तो इसका संबंध सभी से, उपरोक्त सभी यहां पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक घंटे में 1 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज कितने लीटर के बराबर होता है? द डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूसेक ऑफ वाटर इन 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स? 101 गुणा 10 की पावर 3, 101 गुणा 10 की पावर 4, 101 गुणा 10 की पावर 2, 101 गुणा 10 की पावर 2। बताइए जल्दी से, 1 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज कितने लीटर के बराबर होता है? तो बच्चों वो होता है आपका ऑप्शन ए, 101 गुणा 10 की पावर 3 के जो है बराबर होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में किस कीट ने गन्ने में अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी? शीर्ष छेदक, टॉप बोरर, बूली एफिड, पायरिल्ला या तना छेदक? Which insect caused heavy damage to sugarcane in महाराष्ट्र रिसेंटली? तो बच्चों वो था आपका बूली एफिड। कौन सा था बच्चों? बूली एफिड। टॉप बोरर जो है बंची टॉप बनाता है, एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बंची टॉप या फिर कहें आपके जो ऊपरी हिस्से में बंची टॉप जो है बनाता है कौन बच्चों? आपका टॉप बोरर। ठीक, अगला क्वेश्चन, महीन गुणवत्ता युक्त कपास रेशों की माइक्रोनेयर में स्टेपल लंबाई या स्टेपल लेंथ होती है?
3 से 3.9, 4 से 4.9, 5 से 5.9। स्टेपल लेंथ इन माइक्रोनेयर ऑफ फाइन क्वालिटी कॉटन फाइबर। फाइन क्वालिटी का कॉटन फाइबर है तो माइक्रोनेयर से, जो कि आपका रेशे की सूक्ष्मता को मापता है। माइक्रोनेयर क्या मापता है बच्चों? रेशे की सूक्ष्मता को मापता है। तो फाइन या फिर कहें आपका महीन गुणवत्ता वाला रेशा कौन सा होगा? तो महीन गुणवत्ता वाला होगा ऑप्शन ए, 3.0 से 3.9। ठीक, माइक्रोनेयर वाला। अब देखो, फाइबर फाइननेस इज मेजर्ड बाय माइक्रोनेयर। फाइबर की जो महीनता है वो मापी जाती है माइक्रोनेयर से। वेरी फाइन कब कहोगे? वेरी फाइन जब कहोगे जब 3 से माइक्रोनेयर वैल्यू 3 से कम होगी। फाइन कब कहोगे? 3 से 3.9 होगी माइक्रोनेयर वैल्यू। एवरेज 4 से 4.9 और कोअर्स 5 से 5.9 और 6 से ज्यादा है तो वेरी कोअर्स जो है आपका क्या कहते हैं? रेशा कहते हैं, या फिर कहें बहुत मोटा रेशा कहते हैं, जो कि फाइननेस या फिर कहें मोटाई को मापता है, या फिर कहें सूक्ष्मता को मापता है। कौन बच्चों? आपका माइक्रोनेयर। ठीक, यहां पर आज के प्रश्न यहां पर समाप्त होते हैं। ठीक है, यदि आप जो है नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, विजन एग्री एकेडमी। विजन एग्री एकेडमी, ठीक है, आपका राजस्थान सुपरवाइजर की जो है बढ़िया से तैयारी हम इस पे करवा रहे हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक मिलेगी। ठीक है, सारा कुछ आपको इस पे मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट सेशन में। 3 बजे जुड़ना मत भूलिएगा आपके सस्य विज्ञान की कक्षा में। तो सस्य विज्ञान की नई कक्षा आपकी होगी कल 3 बजे। थैंक यू दोस्तों।